आर्यभट्ट का जन्म 476 से 550 ईसा पूर्व हुआ था। प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और महान गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इसी ग्रंथ में इन्होंने अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्म काल शक संवत 398 में लिखा है। बिहार में वर्तमान पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था, लेकिन आर्यभट्ट का कुसुमपुर दक्षिण में था। यह अब लगभग सिद्ध हो चुका है। एक अन्य मान्यता के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र के अस्मक देश में हुआ था। उनके वैज्ञानिक कार्यों का समादर राजधानी में ही हो सकता था, अतः उन्होंने लंबी यात्रा करके आधुनिक पटना के समीप कुसुमपुर में अवस्थित होकर संधिया में अपनी रचनाएं पूरी की। आर्यभट्ट का जन्म स्थान को लेकर अनेक मत हैं, तो आइए जान लेते हैं। यद्यपि आर्यभट्ट के जन्म के वर्ष का आर्यभट्टीय में स्पष्ट उल्लेख है, उनके जन्म के वास्तविक स्थान के बारे में विवाद है। कुछ मानते हैं कि वे नर्मदा और गोदावरी के मध्य स्थित क्षेत्र में पैदा हुए थे, जिसे अस्मक के रूप में जाना जाता था, और वे अस्माका की पहचान मध्य भारत से करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। हालांकि आरंभिक बौद्ध ग्रंथ अस्माका को दक्षिण में दक्षिणापथ या दक्खन के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि अन्य ग्रंथ वर्णित करते हैं कि अस्माका के लोग अलेक्जेंडर से लड़े होंगे। इस हिसाब से अस्माका को उत्तर की तरफ और आगे होना चाहिए। एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार आर्यभट्ट केरल के चाम्रवत्तम के निवासी थे। अध्ययन के अनुसार अस्माका एक जैन प्रदेश था, जो कि श्रवण बेलगोल के चारों तरफ फैला हुआ था, और यहाँ के पत्थर के खंभों के कारण इसका नाम अस्मका पड़ा। चाम्रवत्तम इस जैन बस्ती का हिस्सा था। इसका प्रमाण है भारतापूझा नदी, जिसका नाम जैनों के पौराणिक राजा भारत के नाम पर रखा गया है। आर्यभट्ट ने भी युगों को परिभाषित करते हुए वक्त राजा भारता का जिक्र किया है। 10 गीतिका के 5वें छंद में राजा भारत के समय तक बीत चुके काल का वर्णन आता है। उन दिनों में कुसुमपुरा में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जहां जैनों का निर्णायक प्रभाव था, और आर्यभट्ट का काम इस प्रकार कुसुमपुरा पहुंच सका और उसे पसंद भी किया गया। हालांकि ये बात काफ़ी हद तक निश्चित है कि वे किसी न किसी समय कुसुमपुरा उच्च शिक्षा के लिए गए थे और कुछ समय के लिए वहां रहे भी। भास्कर 629 ने कुसुमपुरा की पहचान पाटलिपुत्र, आधुनिक जो कि अब पटना के रूप में की है। गुप्त साम्राज्य के अंतिम दिनों में वे वहां रहा करते थे। यह वह समय था जिसे भारत के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। विष्णुगुप्त के पूर्व बुद्धगुप्त और कुछ छोटे राजाओं के साम्राज्य के दौरान उत्तर पूर्व में हुणों का आक्रमण शुरू हो चुका था। आर्यभट्ट अपनी खगोलीय प्रणालियों के लिए संदर्भ के रूप में श्रीलंका का उपयोग करते थे। आर्यभट्टीय में अनेक अवसरों पर श्रीलंका का उल्लेख किया गया है। आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई उनकी अनेक कृतियां हैं। आर्यभट्ट द्वारा रचित 3 ग्रंथों की जानकारी आज भी उपलब्ध है। 10 गीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र, ये 3 उनकी कृतियां हैं। लेकिन जानकारों के अनुसार उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा था, आर्यभट्ट सिद्धांत। इस समय उसके केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध हैं। उनके इस ग्रंथ का 7वें शतक में व्यापक उपयोग होता था, लेकिन इतना उपयोगी ग्रंथ लुप्त कैसे हो गया, इस विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ लिखा था, जिसमें वर्गमूल, घनमूल, समानांतर श्रेणी, विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। उन्होंने अपने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में कुल 3 पृष्ठों के समा सकने वाले 33 श्लोकों में गणित विषयक सिद्धांत तथा
5 पृष्ठों में 75 श्लोकों में खगोल विज्ञान विषयक सिद्धांत तथा इसके लिए यंत्रों का भी निरूपण किया। आर्यभट्ट ने अपने इस छोटे से ग्रंथ में अपने से पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती देश के विदेश के सिद्धांतों के लिए भी क्रांतिकारी अवधारणाएं उपस्थित की। उनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय गणित और खगोल विज्ञान का एक संग्रह है, जिसे भारतीय गणितीय साहित्य में बड़े पैमाने पर उद्धृत किया गया है, जो आधुनिक समय में भी अस्तित्व में है। आर्यभट्टीय के गणितीय भाग में अंकगणित, बीजगणित, सरल त्रिकोणमिति और गोलीय त्रिकोणमिति शामिल है। इसमें सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, घात श्रृंखला के योग, सम्स ऑफ पावर सीरीज और ज्याओं की एक तालिका, टेबल्स ऑफ साइंस शामिल है। आर्य सिद्धांत खगोलीय गणनाओं पर एक कार्य है जो अब लुप्त हो चुका है। इसकी जानकारी हमें आर्यभट्ट के समकालीन वराहमिहिर के लेखों से प्राप्त होती है। साथ ही साथ बाद के गणितज्ञों और टिप्पणीकारों के द्वारा भी मिलती है, जिनमें शामिल है ब्रह्मगुप्त और भास्कर। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कार्य पुराने सूर्य सिद्धांत पर आधारित हैं और आर्यभट्टीय के सूर्योदय की उपेक्षा इसमें मध्यरात्रि दिवस गणना आदि का उपयोग किया गया है। इसमें अनेक खगोलीय उपकरणों का वर्णन शामिल है, जैसे कि नोमोन, शंकु यंत्र, एक परछाई यंत्र, छाया यंत्र, संभवतः कोणमापी उपकरण, अर्धवृत्ताकार और वृत्ताकार, धनुर्यंत्र, चक्र यंत्र, एक बेलनाकार छड़ी, यष्टि यंत्र, एक छत्र आकार का उपकरण जिसे छन्न यंत्र कहा गया है, और कम से कम 2 प्रकार की जल घड़ियां, धनुषाकार और बेलनाकार। एक तीसरा ग्रंथ जो अरबी अनुवाद के रूप में अस्तित्व में है, अल-नत्फया अल-नफ है। अल-नत्फया अल-नफ है आर्यभट्ट के एक अनुवाद के रूप में दावा प्रस्तुत करता है, परंतु इसका नाम अज्ञात है। संभवतः 9वीं सदी के अभिलेखन में यह फारसी विद्वान और भारतीय इतिहासकार अबू रेहान अल-बिरूनी द्वारा उल्लेखित किया गया है। आर्यभट्टीय मुख्य लेख। आर्यभट्ट के कार्य के प्रत्यक्ष विवरण सिर्फ आर्यभट्टीय से ही आता है। आर्यभट्टीय नाम के बाद के टिप्पणीकारों द्वारा दिया गया है। आर्यभट्ट ने स्वयं इसे नाम नहीं दिया है। यह उल्लेख उनके शिष्य भास्कर प्रथम ने अस्मक तंत्र या अस्माका के लेखों में किया है। इसे कभी कभी आर्यसत अष्ट अर्थात आर्यभट्ट के 108 जो कि उनके पाठ में छंदों की संख्या है के नाम से भी जाना जाता है। यह सूत्र साहित्य के समान बहुत ही संक्षिप्त शैली में लिखा गया है, जहाँ प्रत्येक पंक्ति एक जटिल प्रणाली को ज्ञात करने के लिए सहायता करती है। इस प्रकार अर्थ की व्याख्या टिप्पणीकारों की वजह से है। समूचे ग्रंथ में 108 छंद हैं। साथ ही परिचयात्मक 13 अतिरिक्त इस पूरे को 4 पदों अथवा अध्यायों में विभाजित किया गया है। गीतिक पाद 13 छंद समय की बड़ी इकाइयाँ कल्प, मनवंतर, युग, जो प्रारंभिक ग्रंथों से अलग एक ब्रह्मांड विज्ञान प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि लगध का वेदांग, ज्योतिष, पहली सदी ईस्वी पूर्व। इनमें जीवाओं, साइन की तालिका, ज्या भी शामिल हैं, जो एक एकल छंद में प्रस्तुत हैं। एक महायुग के दौरान ग्रहों के परिभ्रमण के लिए 4.32 मिलियन वर्षों की संख्या दी गई है। दूसरा गणित पाद 33 छंद में क्षेत्रमिति, क्षेत्र व्यवहार, गणित और ज्यामितिक प्रगति, शंकुछायाएँ, शंकुछाया, सरल द्विघात, युगपत और अनिश्चित समीकरण, कुट्टक का समावेश है। तीसरा काल क्रियापाद 25 छंद समय की विभिन्न इकाइयाँ और किसी दिए
दिन के लिए ग्रहों की स्थिति का निर्धारण करने की विधि, अधिक मास की गणना के विषय में अधिक मास 6 तिथियां सप्ताह के दिनों के नामों के साथ एक 7 दिन का सप्ताह प्रस्तुत करते हैं। चौथा है गोलपाद। 50 छंद आकाशीय क्षेत्र के ज्यामितीय त्रिकोणमितीय पहलू, क्रांतीय वृत्ति, आकाशीय भूमध्य रेखा, आसंतीय पृथ्वी के आकार, दिन और रात के कारण, क्षितिज पर राशि चक्रीय संकेतों का बढ़ना आदि की विशेषताएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ संस्करणों में अंत में कृतियों की प्रशंसा आदि करने के लिए कुछ पुस्तिकाएं भी जोड़ती हैं। आर्यभट्टीय ने गणित और खगोल विज्ञान में पद्य रूप में कुछ नवीनताएं प्रस्तुत की जो अनेक सदियों तक प्रभावशाली रहीं। ग्रंथ की संक्षिप्तता की चरम सीमा का वर्णन उनके शिष्य भास्कर प्रथम भाष्य 600 और द्वारा अपनी समीक्षाओं में किया गया है और अपने आर्यभट्टीय भाष्य 1465 में नीलकंठ सोमयाजी द्वारा किया गया है। आर्यभट्ट का योगदान क्या रहा है, आइए जानते हैं। भारत के इतिहास में जिसे गुप्त काल या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, उस समय भारत ने साहित्य, कला और विज्ञान क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। उस समय मगध स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान दान और प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र था। देश विदेश से विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए यहाँ आते थे। वहाँ खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। एक प्राचीन श्लोक के अनुसार आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने थे। आर्यभट्ट का भारत और विश्व के ज्योतिष सिद्धांत पर बहुत प्रभाव रहा। भारत में सबसे अधिक प्रभाव केरल प्रदेश की ज्योतिष परंपरा पर रहा। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने 120 आर्य छंदों में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत और उससे संबंधित गणित को सूत्र रूप में अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने एक और गणित में पूर्ववर्ती आर्किमिडीज से भी अधिक सही तथा सुनिश्चित पाई के मान को निरूपित किया है। पाई का मान इन्होंने ही दिया है। तो दूसरी ओर खगोल विज्ञान में सबसे पहली बार उदाहरण के साथ यह घोषित किया गया कि स्वयं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह इन्होंने ही सिद्ध किया। आर्यभट्ट ने ज्योतिष शास्त्र के आजकल के उन्नत साधनों के बीच जो खोज की थी, यह उनकी महानता थी। कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी ने जो खोज की थी, उसकी खोज आर्यभट्ट 1000 वर्ष पहले ही कर चुके थे। गोलपाद में आर्यभट्ट ने लिखा है कि नाव में बैठा हुआ मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है, तब वह समझता है कि अचर वृक्ष, पाषाण, पर्वत आदि पदार्थ उल्टी गति से जा रहे हैं। उसी प्रकार गतिमान पृथ्वी पर से स्थिर नक्षत्र भी उल्टी गति से जाते हुए दिखाई देती है। इस प्रकार आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को समान माना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर को इन्होंने समान बताया है। इनके अनुसार एक कल्प में 14 मनवंतर और एक मनवंतर में 72 महायुग, चतुर्युग तथा एक चतुर्युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग को समान माना है। आर्यभट्ट के अनुसार किसी वृत्त की परिधि और व्यास का संबंध 62,832 का रेशियो 20,000 आता है, जो 4 दशमलव स्थान तक शुद्ध है। आर्यभट्ट ने बड़ी बड़ी संख्याओं को अक्षरों के समूह से निरूपित करने की अत्यंत वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है। गणित के क्षेत्र में इनका योगदान स्थानीय मान प्रणाली और शून्य स्थान मूल्य अंक प्रणाली, जिसे सर्वप्रथम तीसरी सदी की बक्साली पांडुलिपि में देखा गया, उनके कार्यों में स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। उन्होंने निश्चित रूप से प्रतीक का उपयोग नहीं किया, परंतु फ्रांसीसी गणितज्ञ जॉर्ज इफ्रह के मतानुसार रिक्त गुणांक के साथ 10 की घात के लिए एक स्थान धारक के रूप में शून्य का ज्ञान आर्यभट्ट के स्थान मूल्य अंक प्रणाली में निहित है।
हालांकि आर्यभट्ट ने ब्राह्मी अंकों का प्रयोग नहीं किया था। वैदिक काल में चली आ रही संस्कृत परंपरा को निरंतर रखते हुए उन्होंने संख्या को निरूपित करने के लिए वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया। मात्राओं जैसे ज्याओं की तालिका को स्मारक के रूप में व्यक्त करना, अपरिमेय इरेशनल के रूप में पाई का मान। आर्यभट्ट ने पाई के सन्निकट पर कार्य किया और संभवतः उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि पाई इरेशनल है। आर्यभट्टीय गणितपाद के दूसरे भाग में वे लिखते हैं कि चतुराधिकम शतमष्टगुणम द्वाशिष्टतथा सहस्रणाम अयुतद्वयस्य विस्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाह, यानी कि 100 में 4 जोड़ें 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़ें। इस नियम से 20,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास ज्ञात किया जा सकता है और 100 + 4 इंटू 62,000 डिवाइडेड बाई 1200 = 3.1416। इसके अनुसार व्यास और परिधि का अनुपात 4 + 100 इंटू 8 + 62,000 और इसका डिवीज़न 20,000 3.1416 है, जो 5 महत्वपूर्ण आंकड़ों तक बिल्कुल सटीक बैठता है। आर्यभट्ट ने आसन्न निकट पहुंचना पिछले शब्द के ठीक पहले आने वाला शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि यह न केवल एक सन्निकट है वरन यह कि मूल्य अतुलनीय या इरेशनल है। यदि यह सही है तो यह एक अत्यंत परिष्कृत दृष्टिकोण है, क्योंकि यूरोप में पाई की तर्कहीनता का सिद्धांत लैम्बर्ट द्वारा केवल 1761 में ही सिद्ध हो पाया था। आर्यभट्टीय के अरबी में अनुवाद के पश्चात पूर्व में 820 ईस्वी में बीजगणित पर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी की पुस्तक में इस सन्निकट का उल्लेख किया गया था। क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति। गणितपाद 6 में आर्यभट्ट ने त्रिकोण के क्षेत्रफल को इस प्रकार बताया है: त्रिभुजस्य फलशरीरम समदलकोटि भुजार्ध संवर्गः। इसका अनुवाद यह है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब के साथ भुजा के आधे के गुणनफल के परिणाम के बराबर होता है। आर्यभट्ट ने अपने काम में द्विज्या साइन के विषय में चर्चा की है कि और उसको नाम दिया है अर्धज्या। इसका शाब्दिक अर्थ है अर्धतंत्रीय। आसानी की वजह से लोगों ने इसे ज्या कहना शुरू कर दिया। जब अरबी लेखकों द्वारा उनके काम का संस्कृति में अरबी में अनुवाद किया गया तो उन्होंने इसका जीवा कहा। ध्वन्यात्मक समानता के कारणवश चूँकि अरबी लेखक में स्वरों का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए इसका और संक्षिप्त नाम पड़ गया। जब बाद के लेखकों को ये समझ में आया कि जब जीवा का ही संक्षिप्त रूप है तो उन्होंने वापिस जीवा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जीवा का अर्थ है खोह या खाई। अरबी भाषा में जीवा का एक तकनीकी शब्द के अलावा कोई अर्थ नहीं है। बाद में 12वीं सदी में जब क्रीमोनो के गेरार्डो ने इन लेखनों का अरबी से लैटिन भाषा में अनुवाद किया, तब उन्होंने अरबी जीवा की जगह उसके लैटिन समकक्ष साइनस को डाल दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है खोह या खाई, और उसके बाद अंग्रेजी में साइनस ही साइन बन गया। अनिश्चित समीकरण प्राचीन काल में भारतीय गणितज्ञों की विशेष रुचि की एक समस्या रही है उन समीकरणों के पूर्णांक हल ज्ञात करना जो ax + b = cy स्वरूप में होती हैं। एक विषय जिसे वर्तमान समय में डायोफेंटाइट समीकरण के रूप में जाना जाता है। यहाँ आर्यभट्टीय पर भास्कर की व्याख्या से एक उदाहरण देखते हैं। उन्होंने बताया कि n = 8x + 5 = 9y + y = 7z + 1। इससे n के लिए सबसे छोटा मान 85 निकलता है। सामान्य तौर पर डायोफेंटाइन समीकरण कठिनता के लिए बदनाम थे। इस तरह के समीकरणों की व्यापक रूप से चर्चा प्राचीन वैदिक ग्रंथ शुल्ब सूत्र में है, जिसके
प्राचीन भारत 800 ईसा पूर्व तक पुराने हो सकते हैं। ऐसी समस्याओं के हल के लिए आर्यभट्ट की विधि को कुट्टक विधि कहा गया। कुट्टक का अर्थ है पीसना, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और इस विधि में छोटी संख्याओं के रूप में मूल खंडों को लिखने के लिए एक पुनरावृत्ति कलन विधि का समावेश होता है। आज यह कलन विधि 621 ईस्वी पश्चात में भास्कर की व्याख्या के अनुसार पहले क्रम के डायोफेंटाइन समीकरणों को हल करने के लिए मानक पद्धति है और इसे आर्यभट्ट एल्गोरिदम के रूप में जाना जाता है। डायोफेंटाइन समीकरणों का इस्तेमाल क्रिप्टोलॉजी में होता है और आर.एस. सम्मेलन सन 2006 में अपना ध्यान कुट्टक विधि और शुल्ब सूत्र के पूर्व के कार्यों पर केंद्रित किया था। बीजगणित। आर्यभट्टीय में आर्यभट्ट ने वर्गों और घनों की श्रेणी के रोचक परिणाम प्रदान किए हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में 2n प्लस 2 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस nth नंबर का क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस nth का स्क्वायर होगा, nth का होल स्क्वायर। खगोल विज्ञान। आर्यभट्ट की खगोल विज्ञान प्रणाली औदायक प्रणाली कहलाती है। श्रीलंका भूमध्य रेखा पर उदय भोर होने से दिनों की शुरुआत होती थी। खगोल विज्ञान पर उनके बाद के लेख जो सतही तौर पर एक द्वितीय मॉडल अर्धरात्रिका मध्यरात्रि प्रस्तावित करते हैं खो गए हैं, परंतु इन्हें आंशिक रूप से ब्रह्मगुप्त के खंडकाध्यक्ष में हुई चर्चाओं से पुनः निर्मित किया जा सकता है। कुछ ग्रंथों में वे पृथ्वी के घूर्णन को आकाश की आभासी गति का कारण बताते हैं। सौर प्रणाली की गतियाँ। प्रतीत होता है कि आर्यभट्ट यह मानते थे कि पृथ्वी अपनी धुरी की परिक्रमा करती है। यह श्रीलंका को संदर्भित एक कथन से ज्ञात होता है जो तारों की गति का पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न आपेक्षिक गति के रूप में वर्णन करता है। अनुलोम गतिशय नो स्थस पश्यति अचलम विलोम गम यत वत् अचलानी भानि तद्वत् सम पश्चिम गानी लंकायाम। आर्यभट्टीय गोलपाद नंबर 9। जैसे एक नाव में बैठा आदमी आगे बढ़ते हुए स्थिर वस्तु को पीछे की दिशा में जाते देखता है, बिल्कुल उसी तरह श्रीलंका में अर्थात भूमध्य रेखा पर लोगों द्वारा स्थित तारों को ठीक पश्चिम में जाते हुए देखा जाता है। अगला छंद तारों और ग्रहों की गति को वास्तविक गति के रूप में वर्णित करता है, जो है उदय अस्तमय निमित्तम नित्यम प्रवहेणम वायुयना क्षिप्तस लंका सम पश्चिम गस भव पंजरस स ग्रहस भ्रमति। आर्यभट्टीय गोलपाद नंबर 10। उनके उदय और अस्त होने का कारण, जिसका अर्थ है उनके उदय और अस्त होने का कारण इस तथ्य की वजह से है कि प्रोवेक्टर हवा द्वारा संचालित गृह एस्टेरिस्म चक्र श्रीलंका में निरंतर पश्चिम की तरफ चलायमान है। लंका श्रीलंका यहाँ भूमध्य रेखा पर एक संदर्भ बिंदु है जिसे खगोलीय गणना के लिए मध्याह्न रेखा के संदर्भ में समान मान के रूप में ले लिया गया है। आर्यभट्ट ने सौर मंडल के एक भूकेंद्रीय मॉडल का वर्णन किया है जिससे सूर्य और चंद्रमा गृहचक्र द्वारा गति करते हैं, जो कि परिक्रमा करता है पृथ्वी की। इस मॉडल में जो पाया जाता है पितामह सिद्धांत ईस्वी 425 प्रत्येक ग्रहों की गति 2 ग्रहचक्रों द्वारा नियंत्रित है, एक छोटा मंद धीमा ग्रहचक्र और एक बड़ा शीघ्र तेज ग्रहचक्र। पृथ्वी की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूरज, मंगल, बृहस्पति, शनि और नक्षत्र। ग्रहों की स्थिति और अवधि की गणना समान रूप से गति करते हुए बिंदुओं से सापेक्ष रूप में की गई है। जो बुध और शुक्र के मामले में जो पृथ्वी के चारों ओर औसत सूर्य के समान गति से घूमते हैं, और मंगल, बृहस्पति और शनि के मामले में जो राशि चक्र में पृथ्वी के चारों ओर अपने विशिष्ट गति से करते हैं। खगोल विज्ञान के अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार यह द्विग्रह चक्र वाला मॉडल टालेमी के पहले के ग्रीक खगोल वैज्ञानिकों ने तत्वों को प्रदर्शित किया है।
आर्यभट्ट के मॉडल के एक अन्य तत्व शिग्रो का सूर्य के संबंध में बुनियादी ग्रहों की अवधि को कुछ इतिहासकारों द्वारा एक अंतर्निहित सूर्य केंद्रित मॉडल के रूप में देखा जाता है। ग्रहण कैसे लगता है, इस पे इनकी चर्चा। उन्होंने कहा कि चंद्रमा और ग्रह सूर्य के परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। मौजूदा ब्रह्मांड विज्ञान से अलग, जिसमें ग्रहणों का कारक चंद्र, ग्रह निस्पंद बिंदु राहु और केतु थे। उन्होंने ग्रहणों को पृथ्वी द्वारा डाली जाने वाली और इस पर गिरने वाली छाया से संबंधित बताया। इस प्रकार चंद्रग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है और छंद गोला 37 और पृथ्वी की इस छाया के आकार और विस्तार की विस्तार से चर्चा की। छंद गोला 38 से 48 और फिर ग्रहण के दौरान ग्रहण वाले भाग का और इसकी गणना बाद के भारतीय खगोलविदों ने इन गणनाओं में सुधार किया, लेकिन आर्यभट्ट की विधियों ने प्रमुख सार प्रदान किया। यह गणनात्मक मिसाल इनकी सटीक थी कि 18वीं सदी के वैज्ञानिक गुइलॉम ले जेंटली ने पांडिचेरी की अपनी यात्रा के दौरान पाया कि भारतीयों की गणना के अनुसार 1765 से लेके 1765 8:30 के चंद्रग्रहण की अवधि 41 सेकंड कम थी, जबकि उसके चार्टर द्वारा टोबियस मेयर 1752 में 68 सेकंड अधिक दर्शाते हैं। आर्यभट्ट की गणना के अनुसार पृथ्वी की परिधि 39,968.0582 किलोमीटर है, जो इसके वास्तविक मान 40,075.167 किलोमीटर से केवल 0.2% कम है। यह सन्निकट यूनानी गणितज्ञ एराटोस्थेनस की गणना के ऊपर एक उल्लेखनीय सुधार था 200 ईस्वी में, जिनकी गणना का आधुनिक इकाइयों में तो पता चलता है, परंतु उनके अनुमान में लगभग 5 से 10% की एक त्रुटि अवश्य थी। नक्षत्रों के आवर्तकाल समय की आधुनिक अंग्रेजी इकाइयों में जोड़ा जाए तो आर्यभट्ट की गणना के अनुसार पृथ्वी का आवर्तकाल स्थिर तारों के संदर्भ में पृथ्वी की अवधि 23 घंटे से 56 मिनट और 4.1 सेकेंड थी। आधुनिक समय में 23 56 4.091 है। इसी प्रकार उनके हिसाब से पृथ्वी के वर्ष की अवधि 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट 30 सेकंड। आधुनिक समय की गणना के अनुसार इसमें 3 मिनट 20 सेकंड की त्रुटि है। नक्षत्र समय की धारण उस समय के अधिकतर अन्य खगोलीय प्रणालियों में ज्ञात थी, परंतु संभवतः यह संगणना उस समय के हिसाब से सर्वाधिक शुद्ध थी। सूर्य केंद्रीयता आर्यभट्ट का दावा था कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है और उनके ग्रह संबंधी ग्रह चक्र मॉडलों के कुछ तत्व उसी गति से घूमते हैं जिस गति से सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। इस प्रकार ऐसे सुझाव दिया जाता है कि आर्यभट्ट की संगणनाएं अंतर्निहित सूर्य केंद्रित मॉडल पर आधारित थीं, जिसमें ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक समीक्षा में इस सूर्य केंद्रित व्याख्या का विस्तृत खंडन है। यह समीक्षा B.L. वान डर वार्डेन की एक किताब का वर्णन इस प्रकार करती है। यह किताब भारतीय गृह सिद्धांत के विषय में अज्ञात है और यह आर्यभट्ट के प्रत्येक शब्द का सीधे तौर पर विरोध करता है। हालांकि कुछ लोग यह स्वीकार करते हैं कि आर्यभट्ट की प्रणाली पूर्व के एक सूर्य केंद्रित मॉडल से उपजी थी, जिसका ज्ञान उनको नहीं था। यह भी दावा किया जाता है कि वे ग्रहों के मार्ग को अंडाकार मानते थे, हालांकि इसके लिए कोई भी प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
सामोस के एरिस्टार्चुस 3री शताब्दी ईसा पूर्व में और कभी कभार पोंटस के हेराक्लिडस 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व को सूर्य केंद्रित सिद्धांत की जानकारी होने का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन भारत में ज्ञात ग्रीक खगोलशास्त्र पोलिशा सिद्धांत संभवतः अलेक्जेंड्रिया के किसी पॉल द्वारा सूर्य केंद्रित सिद्धांत के विषय में कोई चर्चा नहीं करता है। विरासत। भारतीय खगोलीय परंपरा में आर्यभट्ट की कार्य का बड़ा प्रभाव था और अनुवाद के माध्यम से इन्होंने कई पड़ोसी संस्कृतियों को प्रभावित किया। इस्लामी स्वर्ण युग सन 820 के दौरान इसका अरबी अनुवाद विशेष प्रभावशाली था। उनके कुछ परिणामों को अल ख्वारिज़मी द्वारा उद्धृत किया गया है और 10वीं सदी के अरबी विद्वान अल बिरूनी द्वारा उन्हें संदर्भित किया गया है, जिन्होंने अपने वर्णन में लिखा है कि आर्यभट्ट के अनुयायी मानते थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। साइन ज्या कोसाइन कोसज्या के साथ ही वर्साइन उक्रमाज्या की उनकी परिभाषा और विलोम साइन उत्क्रम ज्या में त्रिकोणमिति की उत्पत्ति को प्रभावित किया। वे पहले व्यक्ति भी थे जिन्होंने साइन और वर्साइन 1 कोएक्स तालिकाओं को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक 3.75 डिग्री अंतरालों में 4 दशमलव स्थानों की सूक्ष्मता तथा निर्मित किया। वास्तव में साइन और कोसाइन के आधुनिक नाम आर्यभट्ट द्वारा प्रचलित ज्या और कोसज्या शब्दों के गलत अपभ्रंश उच्चारण हैं। उन्हें अरबी में जीवा और कोजिबा के रूप में उच्चारित किया गया है। फिर एक अरबी ज्यामिति पाठ के लैटिन में अनुवाद के दौरान क्रेमोनो जेरार्ड द्वारा इनकी गलती व्याख्या की गई। उन्होंने जीवा के लिए अरबी शब्द जेव लिया, जिसका अर्थ है पोशाक में एक तह। एल साइनस सी 1150। आर्यभट्ट की खगोलीय गणना की विधियां भी बहुत प्रभावशाली थी। त्रिकोणमितिक तालिकाओं के साथ वे इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती थीं और अनेक अरबी खगोलीय तालिकाओं जिसकी गणना के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। विशेष रूप से अरबी स्पेन वैज्ञानिक अल जरकाली 11वीं सदी के कार्यों में पाई जाती वाली खगोलीय तालिकाओं का लैटिन में तोलेडो की तालिकाओं से 12वीं सदी के रूप में अनुवाद किया गया और ये यूरोप में सदियों तक सर्वाधिक सूक्ष्म पंचांग के रूप में इस्तेमाल में रहीं। आर्यभट्ट और उनके अनुयायियों द्वारा की गई तिथि गणना पंचांग अथवा हिंदू तिथिपत्र निर्धारण के व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए भारत में निरंतर इस्तेमाल में रहीं। इन्होंने इस्लामी दुनिया को भी प्रेषित किया, जहां इनसे जलाली तिथिपत्र का आधार तैयार किया गया, जिसे सन 1073 में उमर खयाम सहित कुछ खगोलविदों ने प्रस्तुत किया, जिसके संस्करण सन 1925 में संशोधित किए गए। आज ईरान और अफगानिस्तान में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में किए जाते हैं। जलाली तिथिपत्र अपनी तिथियों का आकलन वास्तविक और पारगमन के आधार पर करता है, जैसा आर्यभट्ट और प्रारंभिक सिद्धांत कैलेंडर में था। इस प्रकार के तिथिपत्र में तिथियों की गणना के लिए एक पंचांग की आवश्यकता होती है। यद्यपि तिथियों की गणना करना कठिन था, पर जलाली तिथिपत्र में ग्रेगोरी तिथिपत्र से कम मौसमी त्रुटियां थीं। भारत के पत्र उपग्रह आर्यभट्ट को उनका नाम दिया गया। चंद्रखंड आर्यभट्ट का नाम उनके सम्मान स्वरूप में रखा गया है। खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए भारत में नैनीताल के निकट एक संस्थान का नाम आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान अनुसंधान संस्थान AIRS रखा गया है। अंतर विद्यालयी आर्यभट्ट गणितीय प्रतियोगिता उनके नाम पर है। बैसिलस आर्यभट्ट इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा सन 2009 में खोली गई एक बैक्टीरिया की प्रजाति का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो ये था आर्यभट्ट की जीवनी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।